अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद में होने वाले हालिया अमेरिका ईरान मुज़ाकरात ने एक बार फिर ये साबित किया कि आलमी सियासत में बाज़ औक़ात नतीजा नहीं बल्कि अमल खुद सबसे बड़ी कामयाबी होता है। 21 घंटों से ज़ायद जारी रहने वाली ये तवील बैठक, जिसे गुज़श्ता 47 बरसों के तनाजुर में देखा जाए तो एक गैर मामूली पेशरफ्त करार देना गलत ना होगा। किसी हतमी मुआहदे पर ख़त्म नहीं हुई, मगर उसने एक दरवाज़ा ज़रूर खोला है। यही वो नुक्ता है जिसे आलमी मीडिया, सफारती हलकों में और खुद फ्रीकैन के बयानात में बार बार दोहराया जा रहा है। ईरानी मौक़िफ़ में एक वाज़ेह तसलसल नजर आया। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और असूलों को समझ लिया है, मगर एतमाद पैदा करने में नाकाम रहा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की मेजबानी और सहूलतकारी को सराहते हुए ये वाज़ेह किया है कि ईरान ने नेकनियती के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, मगर माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर मुकम्मल एतमाद मुमकिन नहीं। इसी तरह ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी तस्लीम किया कि कुछ मामलात पर इत्तफाक हो गया था, मगर 2-3 बुनियादी नुकात, खुसूसन जोहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफ बरकरार रहा। दूसरी जानिब अमरीकी मौक़िफ़ भी कमोबेश इतना ही वाज़ेह था। जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी थी, खासतौर पर यह कि ईरान को यकीन दहानी करानी होगी कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि ज़्यादातर नुकात पर पेशरफ्त हुई, मगर ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। यही वो नुक्ता था जिसने मुज़ाकरात को रोक दिया। यहाँ एक तारीखी तनाजुर भी अहम है। दुनिया ने देखा कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने जोहरी हथियार छोड़े, मगर बाद में हमने देखा कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का उनको सामना करना पड़ा। मुअम्मर कज़ाफी ने जोहरी प्रोग्राम तर्क किया, मगर उनका अंजाम भी सबके सामने है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने जोहरी प्रोग्राम बरकरार रखा और बड़ी फौजी कार्रवाई से बचा रहा। यही मिसालें ईरान की मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त बनाती हैं। अब अगर आलमी मीडिया को देखा जाए तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अमेरिका महदूद फौजी ऑपरेशंस पर गौर कर रहा है, जबकि द इकोनॉमिस्ट ने इस पूरे बहरान को अमेरिकी पॉलिसी की कमज़ोरी से जोड़ा। इसके बावजूद तकरीबन तमाम बड़े इदारों ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने एक मुश्किल तरीन सफारती खला को पुर किया है। सवाल यह है कि सीज़ फायर की डेडलाइन पूरी होने से कबल दोनों फ्रीकैन कोई नया मुज़ाकरात का राउंड करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि बड़ी जंग के खतरात टल चुके हैं? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सीनियर सफारतकार जौहर सलीम साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जौहर साहब, सबसे पहले तो आपकी माहिराना राय जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात को आप ब्रेक थ्रू करार देंगे, या सिर्फ एक आइस ब्रेकिंग सेशन था? और दोनों फ्रीकैन के नुकात में से आपको किसका मौक़िफ़ ज्यादा हकीकत पसंद आना लगा? जी देखिए, सबसे पहले तो इसको बिल्कुल आइस ब्रेकर भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ एक आइस ब्रेकिंग सेशन था। मैं समझता हूँ कि ये एक ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें कि कहाँ पे थे ये दोनों मुल्क। बिल्कुल एक ऐसी जंग की और ऐसी अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन पे, बिल्कुल जहाँ पे लगता था कि अब नेक्स्ट जो राउंड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो अमेरिका के थ्रेट्स थे वो तो आपको पता ही सारी दुनिया के सामने थे और पूरी दुनिया परेशान थी उसके ऊपर। सिर्फ वो लोग नहीं जो इस जंग में कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे या बाकी मुल्क इस खत्ते के, बल्कि यूरोप और अमेरिका तक हर शख्स परेशान था कि जी क्योंकि जिस तरह की ज़ाहिर थ्रेट्स आ रहे थे उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और फिर ज़ाहिर ईरान जो कह रहा था कि जिस तरह वो रिटेलिएट करेंगे तो वो क्या सूरत बनती। अब देखिए उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज पे उनको लेके आना, फिर 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए और उसमें बहुत से अमूर भी तय पा गए। दोनों तरफ के बयानात आप देख लें। एक तरफ वो बयान था कि जी वो ईरानियन साइड से कि जी सिर्फ 2-3 अमूर रह गए थे, बाकी तो सारे अमूर पे जो है इत्तफाक हो गया था और हम तो मुआहदे के बहुत ही करीब थे। और अमेरिकन साइड से भी आई बात कि जी मेनली न्यूक्लियर इशू ही रह गया था। अच्छा, उस पर मैंने वैसे इत्तेफाक से कहा भी था उससे एक दिन पहले कि मैंने कहा था कि ये मामला जहाँ पे अटके का सबसे ज्यादा जिसका चांस है वो इसी इशू पे है। तो बहरहाल जो है वो एक बहुत ही अहम सेशन मैं समझता हुआ, जिससे चीजें जो है खासी आगे बढ़ी। लेकिन देखें उसके बाद जो है फिर क्योंकि दोनों साइड से उस तरह की लचक नहीं दिखाई गई मजीद जिस तरह की जरूरत थी, तो फिर चीजें जो है दोबारा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ गई हैं। अब ईरान जो है उसकी जो लेवरेज है अपने हुर्मस की, अमेरिकन उसको मजीद जो है ना नहीं चाहते कि ईरान उसको प्ले करे। वो चाहते हैं कि ईरान की वो लेवरेज न्यूट्रलाइज कर दें, तो उन्होंने ये ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। क्योंकि उस ब्लॉकेड से अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी अगर ब्लॉकेड वो अभी कर सकते हैं, उन्होंने कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? पहले उन्होंने इतना अरसा तक क्यों ईरान को ये लेवरेज इस्तेमाल करने दी?
कि वो अपनी मर्जी से जो है ना अलाउ करते थे कि किस शिप ने वहां से गुजरना है, कौन सी नहीं गुजर सकती, क्योंकि उनके जहाज तो वहां पे खड़े नहीं थे। उनकी बैरिया तो नहीं थी वहां पे, सिर्फ एक थ्रेट था, मतलब ये धमकी थी कि कोई भी गुजरेगा तो हम उसको अपने मिसाइल से या रॉकेटों से या ड्रोन से निशाना बनाएंगे। तो उसमें अहम बात ये है कि देखें, अमेरिका ये क्यों नहीं कर रहा था पहले? इसलिए नहीं कर रहा था कि उसका जो इक्तिसादी जो है ना कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि अगर वो, उनको पता था कि अगर वो ब्लॉकेट करेंगे तो तेल की कीमतें जो है वो बिल्कुल जो है 150 से भी ऊपर जा सकती हैं, और पूरी दुनिया का जो इक्तिसादी निज़ाम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में तो खैर सार्फिन के साथ जो भी हो रहा है, खुद अमेरिका के अंदर जहां पहले $3 का गैलन तेल था, अब वो पेट्रोल पंपों पे आप कोई 4-4.5 गैलन का जो है ना पर गैलन के हिसाब से बिक रहा था। तो उसका इम्पैक्ट जो है ना, उसका पॉलिटिकल कॉस्ट भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक था। तो वो नहीं चाहते थे वो कॉस्ट लेना मजीद। अभी खैर उन्होंने ये जो है फैसला किया है कि वो जो है इकोनॉमिक कॉस्ट ले लेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन ईरान का ये थ्रेट न्यूट्रलाइज करेंगे। जो ये जो कार्ड है ईरान का, ये जो लेवरेज है ईरान की, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो अब वो, क्योंकि देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले जो है ईरान बाकियों की शिप्स तो या बहरी जहाज हैं अपनी जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो अपनी मर्जी से अलाउ कर रहा था कि कौन गुजर सकता है कौन नहीं। उनके अपने गुजर रहे थे सारे अपने, तो जाहिर है उनके वो जो खर्ग आइलैंड है उससे 90% उनके वहां से ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उनके अपने जहाज जो बहरी जहाज हैं, और खसूसन इसलिए भी कि उस पर अमेरिका ने टेम्पररी सैंक्शंस भी हटा दी थी उनके उनके तेल से। तो उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। उनका तेल जो है, जो पहले $50 पर बैरल भी शायद नहीं बिकता होगा, अब $100 पर बैरल के हिसाब से बिक रहा था। तो और बाकियों के लिए मुश्किल थी लेकिन उनके लिए नहीं। अभी जब ये ब्लॉकेट करेंगे तो फिर ईरान का भी कोई तेल नहीं जाएगा, बल्कि तेल क्या, उनकी सारी ट्रेड रुक जाएगी, बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो उस वजह से एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर ईरान पे भी आ गया। अब वो जो उनका जो इतना बड़ा एक उनकी कार्ड था, जो इतना अहम कार्ड था, ये इतनी बड़ी लेवरेज थी, वो अचानक सारी लेवरेज जो सी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने जवाबन क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप इस तरह करेंगे तो ठीक है, फिर हम वो बाकियों के पोर्ट्स पे अटैक करना शुरू कर देंगे। अगर हमारा पोर्ट नहीं चलेगा तो फिर हम किसी और का भी नहीं चलने देंगे। तो वो किस तरह कर सकते हैं? जाहिर है उनके पास कोई नेवल पावर तो है नहीं कि जाके उन पे वो भी ब्लॉकेट कर देंगे। वो क्या करेंगे कि वो मिसाइल्स फायर करेंगे, फिर से दोबारा से वो ड्रोन्स फायर करेंगे जो बाकी पोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे जो खलीजी ममालिक के पोर्ट्स हैं, जो उनकी वो बात कर रहे हैं। अब अगर वो ये करते हैं तो फिर जाहिर है कि उसमें और बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। वो मसला क्या है? वो ये है कि अभी देखें सऊदीया का जो तेल है, एक तो खैर यहाँ से जाता था, लेकिन उनके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है। वो ये है कि वो दूसरी साइड से जो है ना बाबुल मंदब की तरफ से भी वो सारे तेल जो है ना उनके जहाज जा सकते हैं। और उन्होंने एक गैस पाइपलाइन, उन्होंने एक तेल की पाइपलाइन बनाई हुई है, जो कि उनकी जो है ना, उनका ज्यादातर तेल उनके जो है ना सऊदी का जो हिस्सा बहरीन के साथ करीब है, वहां पे है उनका जो ईस्टर्न है, तो वहां से ईस्ट से वेस्ट एक वो है। ठीक। और इस धमकी पे तो अब हमने देखा कि जो है चाइना के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनका भी बयान हमारे सामने आ गया है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो है हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई और हमारे इन मामलात में इंटरफेयर करे। ईरान कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो आपको क्या लगता है, अगर कहीं उधर से मामलात खराब होते हैं तो क्या चाइना डायरेक्टली आ सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है इस सब में? देखिए चाइना को इससे फर्क क्या पड़ रहा है? एक तो खैर वो सऊदी वाली बात मैं कंप्लीट कर दूं कि देखिए सऊदी का जो तेल उधर से बाबुल मंदब से जा सकता है, दूसरे जिनका अम्बोह पोर्ट है वहां से काफी ज्यादा उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर ईरानी वहां पे करते हैं या हौतीस को कह देते हैं कि वो वहां पे मिसाइल, क्योंकि हौतीस जो है वो बाबुल मंदब को वो भी कुछ हद तक ब्लॉक कर सकते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब चीन का क्या है? देखिए चीन का स्टेक जो है इसमें यह है कि 90% तेल जो ईरान का है वो चीन खरीदता है। तो चीन काफी ज्यादा उसकी रिलायंस है इस तेल पे। अभी तक तो उनको मिल रहा था बिकॉज वो उनके हिस्से का तेल तो जा रहा था। अब अगर ये ब्लॉकेट करते हैं तो वो तेल भी बंद हो जाता है, तो फिर चीन को फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत एक सीरियस किस्म की डिस्ट्रप्शन आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है। हालांकि वो इससे पहले आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा मोहतात थे। बिल्कुल सही। और अब बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने ये इस पे बयान दिया है। सर आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स में जोहरी प्रोग्राम के हवाले से इख्तलाफ रहा। आपने यूक्रेन और कज़ाफी की मिसालें देखी माजी में, जिन्होंने जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी का ऐलान किया तो उनके ममालिक पर हमले हो गए। क्या ईरान का जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना होना एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी नहीं? देखिए आपने जो एग्जाम्पल दी है मैं आपको बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ जब मुल्क अपने
न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हुए थे और उन पे अटैक्स नहीं हुए। मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका के पास तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, उन्होंने वहां से रोल बैक किया। तो इसी तरह और भी कई मिसालें हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आप उससे दस्तबरदार हों तो आपके खतरे में आ जाए या आपका कोई रिजीम का जो है उसका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है। ईरान ये समझता है कि उनका हक है ये कि जी वो जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम रखें। वो ये कहते हैं कि जी वो न्यूक्लियर कैपेसिटी, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेसिटी जिसको आप कहते हैं कि बॉम्ब नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन वैसे वो कहते हैं कि नहीं, हमारा राइट है, हम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखें। अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल, या और इजराइल जो है वो बिल्कुल इत्मीनान नहीं करते कि वो ऐसा करेंगे। वो समझते हैं कि वो जो है अगर उनको ये मौका मिला है तो वो बिल्कुल उस तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ जाएंगे। और वो कहते हैं कि देखें जी, इन्होंने अगर ये ना होता तो फिर ये 450 किलोग्राम यूरेनियम जो इनके पास पड़ा है, जो इन्होंने 60% तक अफजूदा वो किया, वो क्यों किया? क्योंकि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तो उनको सिर्फ 4% से कम तक चाहिए, 3.67% तक टू बी प्रिसाइज। तो फिर ये 60% इन्होंने क्यों किया था? तो बात यह है कि वो दोनों तरफ से इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब मसला यह है कि उस पर देखिए, ईरान एक टाइम पे मान गया था। JCPOA जो 2015 में साइन हुआ था, जो यूरोपियंस ने बेसिकली नेगोशिएट किया था ईरान के साथ, उसमें ईरान ने ये हदें भी मान ली थी। 10 साल के लिए उन्होंने कहा था कि वो जो इसको अफसूदा नहीं करेंगे, और साथ ही साथ इंस्पेक्शंस के लिए भी मान गए थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। तो वो तो उसी से विड्रॉ तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था आके, वरना तो अमेरिका भी उसका हिस्सा था। वो बड़ा अच्छा मुआहदा था, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही। अब तो वो सर, अब फिर इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड पैदा कर सकता है जहां ईरान के सिक्योरिटी खदशात भी दूर हों और अमेरिका की रेड लाइंस भी बरकरार रहें? क्या हमारे पास वो टेक्निकल डिप्लोमेसी मौजूद है जो इस डेडलॉक को तोड़ सके? देखिए, इस वक्त जो है ना टेक्निकल को, उसमें आपके न्यूक्लियर पावर होने से तो फर्क इतना शायद ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, उससे आपका एक जाहिर है स्टेटस जो है एज अ पावर बढ़ता है। लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जो ज्यादा अहम था वो ये था कि ये इत्मीनान इन मुल्कों का पाकिस्तान पे, ईरान का भी पाकिस्तान पे इत्मीनान, अमेरिका का भी, फिर जो खलीजी ममालिक हैं बशमूल और खसूसन सऊदी अरब का भी। तो उसकी वजह से पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में था कि इनके दरमियान मुफाहमत करवा सके, जो पाकिस्तान ने कोशिशें बहुत उम्दा तरीके से की भी। और देखें कहाँ से उनको मुज़ाकरात की मेज पे जो लेके आया, पूरी दुनिया हैरान भी थी उस पर, पूरी दुनिया की नजरें भी इस्लामाबाद में मुर्तकिज हो गई थी। अब ये है कि वो मुज़ाकरात जो है ना, उसमें काफी कुछ जो है तय पाया, लेकिन फिर बात कहीं आके टूट गई। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस सारे इशू में कोई खत्म हो गई है। वो डिप्लोमेसी अभी भी चल रही होती है, वो बिलावास्ता तौर पे कभी होती है, कभी बिलवास्ता तौर पे होती है। तो वो मैसेजेस भी पाकिस्तान से पहले भी आपने देखा कई हफ्ते तक, ये जो फेस टू फेस मुज़ाकरात है उससे पहले भी पाकिस्तान के जरिए से पैगामात एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, और वो जो है एक सफारतकारी पूरी चल रही थी पाकिस्तान के रेफरेंस से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो रोल जो है वो अहम है, वो रहेगा, और उसकी शायद अब जरूरत जो है ना पहले से भी ज्यादा होगी। तो आप अगला मुज़ाकरात का अगला राउंड देख रहे हैं कि सीज फायर के 7 रोज जो बच गए हैं उसके अंदर अंदर शायद अगला राउंड हो जाए? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऐसा? देखें, अगला राउंड हो या ना हो, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज है। अभी जो है फिलहाल थोड़ी सी चीजें उस तरफ जाती तो फौरी तौर पर नजर नहीं आ रही। लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि जिस अमेरिका कह रहा है ना कि जी हमने तो आपको अपना फाइनल ऑफर दे दिया है, ईरान कहता है कि जी हमारी तरफ से भी जो हमने आपको जितनी लचक दिखानी थी दिखा दी है, जरूरत यह है कि थोड़ी सी लचक और दिखाई जाए। तो ये चीज जो सी अब जहां जिस नहज पे बात आ गई है, वहां पे जरूरी नहीं कि फेस टू फेस टॉक्स पे ही हो। वो तो जो पहले जिस तरह एक इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी हो रही थी उसके जरिए भी मामला हल हो सकते हैं। जरूरत जो है वो इस वक्त है थोड़ी लचक की, ज्यादा लचक की दोनों तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी एक ऑनेस्ट फैसिलिटेटर ही था इसमें। जो है हमारा रोल बहुत अहम था, लेकिन फैसिलिटेटर का रोल था। हमारा रोल ये नहीं था कि हम कोई किसी एक साइड पे प्रेशर डालें या दूसरी पे डालें। हमारा रोल तो ये था एक गैर जानिबदार फैसिलिटेटर, जो जिसका काम ये था कि सहूलतकारी करना और बहुत ही उम्दा और अहसन तरीके से करना। तो
तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की बात कर रहे हैं, तो आज शाम की ही डेडलाइन है, जबकि बरतानिया और दीगर इत्तेहादी पीछे हट रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका आलमी सतह पर आइसोलेटेड नजर आ रहा है, पाकिस्तान का तुर्की और ईरान के साथ राब्ता रखना कितना अहम है? क्या अकेले अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने के हमलों और जंग की जाने बढ़ सकता है? देखिए, बहुत अहम है, इसलिए कि तुर्किया एक तो खैर पाकिस्तान और तुर्किया के मैं तो वहां पे रहा भी हूँ। जो है देखिए, बहुत ही ज्यादा ऐसे ताल्लुकात हैं जो कि तारीखी हैं, बरादराना हैं, और बहुत ही ज्यादा इत्तेमाद है दोनों को एक दूसरे पे। लेकिन जो ज्यादा अहम चीज है वो ये भी है कि तुर्किया का रोल भी बहुत इस वक्त, ये जो अभी डिप्लोमेसी हो रही थी उसमें बहुत अहम था, क्योंकि तुर्किया भी उन मुल्कों में से आता है जिसको इन सारे फरीकों की इन फरीकों के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तुर्किया के बहुत ज्यादा इत्तेमाद भी हासिल है, बेशक वो अमेरिका हो या ईरान हो या खलीजी ममालिक हों। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्किया ने काफी सारी सफारतकारी की थी इस फैसिलिटेशन की तरफ। तो अब उस हवाले से मेरे ख्याल कंसल्टेशन जो है और आपस में जो है ना इन दोनों मुल्कों का मिलना वो बहुत जरूरी भी है, खुशाइन भी है। इसी तरह सऊदी अरब जो है, तो अब देखें सऊदिया तो एक तरह से एक फरीक है इस जंग में। अब तो उसको फरीक वो बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसको ईरान ने बना दिया। जब ईरान ने उन पे अटैक्स किए, उनको वहां पे जो मिसाइल दागे गए, वहां पे जब ड्रोन दागे गए, वहां पे खासी तबाही हुई उनके। आपको पता ही है आखिरी दिनों में तो ये जंग की जो आखिरी जो थी एस्केलेशन, उसमें तो वहां पे एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बहुत बड़ा उनका तबाह किया गया। तो वो फिर एक फरीक तो बन गए ना उसमें, वो उनका स्टेक तो बहुत ही ज्यादा है इसमें। और फिर एक और चीज है कि वो जो जीसीसी कंट्रीज हैं सारे, सऊदिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, तो वो सारे जो मुल्क हैं उनका एक किस्म का आप ये समझ लें कि लीडर या लीडिंग कंट्री जो है जीसीसी का वो सऊदी अरब है। तो इसलिए जब सऊदी अरब से बात होती है तो आप समझ लें कि सारी जीसीसी से बात हो रही है। तो उस हवाले से भी ये इसकी अहमियत है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये चीज ये भी जाहिर करती है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें अभी भी जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, एक और भी डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब के, बिल्कुल ठीक है, एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि सऊदी अरब के वजीर खजाना की इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान आमद और मुख्तलिफ माशी मामलात में अरबों डॉलर की सपोर्ट की बातें। क्या ये इस बात का इतराफ़ है कि अब अरब दुनिया पाकिस्तान को महज एक दोस्त नहीं बल्कि अपना प्राइमरी सिक्योरिटी और एन इकोनॉमिक एंकर तस्लीम कर चुकी है? देखिए, पाकिस्तान का जो रोल है ना एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, वो तो बहुत ही नुमाया हुआ है पिछले एक साल से। उसमें तो कोई शक नहीं है ना। और उसकी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस भी हमें नजर आ रही हैं, जिस तरह ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, एसएमडीए जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो इसी तरह जो है बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनके भी पाकिस्तान के बड़े पुराने डिफेंस रिलेशंस भी हैं। पाकिस्तान ने किसी जमाने में बहरीन की जो नेवी है वो बनाने में बड़ी मदद की थी, यूएई की एयरफोर्स बनाने में बहुत मदद की थी। तो वो पाकिस्तान का जो उनके साथ दफाई कॉपरेशन है बहुत से बाकी एरियाज की तरह वो बहुत पुराना और जो है सब्सटेंटिव है। तो उसमें बिल्कुल जो है आने वाले दिनों में ये होगा कि ये मुल्क जो है, देखिए मैं समझता हूँ कि उनका जो अमेरिका के साथ उनका जो डिफेंस एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कह लें, आप डिफेंस कॉपरेशन आर्किटेक्चर कह लें, वो तो इंटैक्ट रहेगा, वो अड्डे भी उधर ही रहेंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं जा रहे हैं वहां से। लेकिन साथ ही साथ वो अपना चाहेंगे कि उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो दिफा है वो मल्टी लेयर्ड हो जाए। तो वो मल्टी लेयर्ड जब होगी तभी होगी जब उसमें पाकिस्तान जैसे जो रीजनल स्टेबलाइजर हैं वो भी उनके कॉपरेशन अपनी बढ़ाएंगे, ताउन बढ़ाएंगे अपना। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मजीद हम वसअत देखेंगे पाकिस्तान और जीसीसी कंट्रीज के ताल्लुकात में, खुसूसन इस एरिया में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफारतकार हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है दफाई तज्ज़ियाकार हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। खालिद साहब, सदर ट्रंप की जानिब से ब्लॉकेट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की धमकी आपको अस्करी नुक्ता नज़र से कैसे आप इसको देखते हैं? क्या अमरीकी बहरिया के पास स्ट्रेटेजिक लिहाज से इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो आलमी तवानाई की इस लाइफलाइन को मुकम्मल तौर पर सील कर सके? बहुत शुक्रिया सदिया, आपने इनवाइट किया।
देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुझे नहीं समझ आती किस तरह के मशवरे कोई दे रहा है कि अब ये नया उन्होंने अपने लिए एक चैलेंज ले लिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को काउंटर ब्लॉक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो ऑलमोस्ट ईरान ने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है, जो अगर अगर मिलिट्री में स्ट्रेंथ देखूं जो यहाँ पे इनकी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की है, अक्सर इसको मैं कहता हूं कि ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो आउट है। ट्रूप्स का मतलब फौजी ना समझे, सिर्फ इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी जो उनको चाहिए यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ फोर्सेज या डिस्ट्रॉयर या बहरी बेड़ा यहाँ चाहिए, वो वर्सेस जो टास्क है वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पहले ही बहुत डिल्यूटेड है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए गए थे 11 में से, और दोनों वापस जा चुके हैं, आपने देखा नुकसान उठा के, वो नहीं ला पा रहे। जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज या पर्शियन गल्फ को आप देखते हैं, तो देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर जो पर्शियन गल्फ इंडियन ओशन की तरफ जो जाता है समंदर, इसको चोक करना इंतहाई चैलेंजिंग होगा। जब आपको नक्शे या लैपटॉप या कंप्यूटर में हम देखते हैं तो वो जगह आपको बड़ी थोड़ी लगती है, हालांकि ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया होगा जिसको यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सिक्योर करना है या डिटर करना है कि यहाँ पे ना हो। तो अगर वो इतनी काबिल होती कि इतने बड़े एरिया की मॉनिटरिंग या पुलिसिंग कर सकती, तो वो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्यों ना खुलवा लेती। वो उन 11 एयरबेसेस को कैसे डिफेंड नहीं कर पा रही जो खाली कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट, जो गल्फ के अंदर है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अपहिल टास्क है, पहली बात। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके व्यूअर्स को आइडिया होना चाहिए कि ब्लॉकेड इंटरनेशनल रूल्स और यूनाइटेड नेशंस के कानून के मुताबिक एक एक्ट ऑफ वॉर है। आपको याद होगा कि मई 2025 में हिंदुस्तान ने एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की कोशिश की थी, सिर्फ थ्रेट किया था कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर लाएंगे, लेकिन सर पिछले 2-3 साल से तो कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस ही हो रही हैं। जी, और मैं याद ये कराना चाह रहा था, मई 2025 में जब इंडिया ने थ्रेट किया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाके पाकिस्तान का ब्लॉकेड करेंगे, तो हमने ना सिर्फ ये कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगी, बल्कि हमने एक डेडिकेटेड अपना एयरफोर्स ने फ्लीट भी तैयार किया हुआ था, जिसने जाकर उस एयरक्राफ्ट कैरियर को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला नॉकआउट करना था अगर जरूरत पड़ी वक्त में। तो उस वक्त ये डेटरेंस थी जिसकी वजह से उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला ही नहीं था, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है। हमारी लेजिटिमेसी हो जाती है ऐसी किसी भी वेसल को या शिप को या एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की अगर वो ब्लॉकेड करता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो आए तो थे स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल लेने और ईरान का कंट्रोल लेने, ईरान का कंट्रोल भी हासिल नहीं कर सके, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का भी नहीं कर सके, बल्कि ईरान के पास कंप्लीट कंट्रोल चला गया तेल का, ऑलमोस्ट 20% दुनिया का ईरान इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो बजाय आप वो छुड़वा सकते, आपने काउंटर ब्लॉक कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि किसी ने सड़क बंद कर दी हो तो आप कहते हैं मैं सड़क ये खुलवा नहीं सकता, मैं आगे जाके अगली सड़क बंद कर दूंगा कि जो ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरह तो नहीं होता। अंडू स्ट्रेंज बात है अमेरिकन नेवी को बजाय ये टास्क देने के कि आप इसको काउंटर ब्लॉक करें, ये उससे भी अनएथिकल भी है, और ये इटसेल्फ एक कमजोरी नजर आती है मुझे उनकी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो आउट है उनकी यहाँ पे। तो सर ट्रंप की जो हालिया डेडलाइन है और बरतानिया और हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे इत्तेहादियों के पीछे हटने के बाद, क्या अमेरिका यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन की पोजीशन में है या उसे लाजमी तौर पर इलाकाई शराकतदारों की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली। देखिए शजिया, आज से तकरीबन 225 साल पहले अमेरिका ने एक जंग लड़ी थी फ्रांस से। 1799, 17 और 1800 एक साल तकरीबन रही थी और फ्रांस के खिलाफ लड़ी थी। और उसने जंग लड़ी थी जब इंग्लैंड जो है वो खिलाफ लड़ रहा था। फ्रांस ने बंद करने का सोचा था रास्ता, अमेरिका उस वक्त न्यूट्रल था, और यही थी द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू द सी। इसी कंटेशन के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था और फ्रांस के साथ जंग लड़ी थी। तो अमेरिका खुद जंग लड़ता रहा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के राइट्स को समझते हुए। अब खुद अमेरिका 225 साल बाद फिर दोबारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खत्म कर रहा है। तो उनकी तो क्लैरिटी नहीं है, वो अपने पर्पस के लिए लॉज बदलते रहते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट देखिए सबसे बड़ी बात यह है जिस तरफ आप इशारा कर रही थी, अमेरिकी सदर या अमेरिकी फोर्सेस इस वक्त रिएक्टिव मोड में जा चुकी हैं। रिएक्टिव मोड ये होता है कि आप दुश्मन के डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर खुद फंस जाएं, जिसका मतलब है कि दुश्मन आपसे इनिशिएटिव ले ले और आपका हर वो अमल वो हो जो दुश्मन करता है उसके रिएक्शन में हो। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रिएक्शन है। तो इसलिए ये बहुत ही नाकामी होती है मिलिट्री प्लानिंग की या स्ट्रैटेजी की कि जब आप खुद या आपका तमाम डिसीजन जो है दुश्मन के डिसीजन मेकिंग लूप का हिस्सा बन जाए। दैट मीन्स दुश्मन एक्ट करेगा आप रिएक्ट करेंगे, दुश्मन एक्ट करेगा आप रिएक्ट करेंगे। तो अभी पिछले 40 दिनों में भी हमने ये देखा कि ईरान की जो डिसीजन मेकिंग है अमेरिका उसमें लूप में फंसता जा रहा है। उनकी डिसीजन के मुताबिक वो एयरक्राफ्ट कैरियर पुल बैक करता है, उनकी मर्जी के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कोई पास नहीं हो रहा। अब उनकी मर्जी के बगैर वो ये नहीं खोल सके तो वो कहते हैं हम काउंटर ब्लॉक कर देंगे। तो ये तो इटसेल्फ इतनी बड़ी नेवी की, ये मेरा ख्याल है एक पॉइंट टू थिंक या कंसर्न होना चाहिए कि एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हम अपनी कामयाबियां बजाय करने की हम एक रिएक्टिव मोड में जा चुके हैं, और जिसको मैंने कहा कि काउंटर ब्लॉक करना तो कोई बहादुरी नहीं है मेरा ख्याल है, और अनएथिकल भी है।
बिल्कुल सही। सर, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम सबसे बड़ी रुकावट बना। क्या आपको लगता है कि ईरान का दस्तबरदार ना होना एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लीबिया और यूक्रेन जैसा में भी अंजाम से बचना चाहता है, जिन्होंने दस्तबरदारी की और फिर उनका अंजाम दुनिया ने देखा। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोई टेक्निकल डिप्लोमेसी यहाँ कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो पाएगी? शायद देखिए, आमतौर पर हम मिसलीड करते हैं। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया बहुत मैच्योर प्ले कर रहा है, जैसे हमने मई पिछले साल किया था तो मई पर यही हुआ था कि हमारा मीडिया बहुत सेंसिबल प्ले कर रहा था। अभी भी हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की, अननेसेसरी ब्रेकिंग न्यूज किसी चैनल नहीं चलाई। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो होते हैं मुज़ाकरात, वो कोई इवेंट नहीं होता, वो कोई सेरेमनी नहीं होती, वो कोई मैच नहीं होता कि बस 40-50 मिनट में या एक दिन में आपने फैसला करना है कि टेस्ट मैच हो रहा था, कौन जीता कौन हारा। ये एक प्रोसेस होता है और डिप्लोमेसी का प्रोसेस टाइम बार्ड भी नहीं होता है कि आप चंद घंटे में ये डिसीजन दें वरना फेल हो गया सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव चीज इसके अंदर ये है कि मुज़ाकरात फेल नहीं अभी तक हुए, पॉज आया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मैंने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, अब देखिए ईरान का क्या फैसला है। इसका तो मतलब है कि मुज़ाकरात फिजिकली टेबल से उठ गए हैं, लेकिन अभी तक कनेक्टिविटी बाकी है। पाकिस्तान अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि पीस की तरफ जा सके। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्सटेंड हो जाए ये सीज फायर, और एक्सटेंड हो गई तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। स्पेस ज्यादा मिलेगी तो चांसेस होते हैं कि आप कन्वर्जेंस दोबारा एक मेज पर आना पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा तो सर, हमें मायूस वैसे भी नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात की मेज पर अमेरिका और ईरान का बैठना ही इसराइल के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर हैज इफेक्टिवली shattered the Israeli dream of regional hegemony, जिसके तहत वो अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था? देखिए, इजराइल को लोग कह रहे हैं कि वो शो स्पॉइलर हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ वो शो स्टॉपर हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से इस तरह की एस्केलेशन को हवा दे रहा है, इस तरह के ऑपरेशन कर रहा है। आपने देखा लेबनान में उसने कितने दिनों से जंग जारी की हुई है, वन साइडेड तबाही की है। आपने एक और चीज नोट करें कि जब से ये लेबनान पर हमला कर रहा है, तकरीबन 400 के करीब हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो शहीद हुए हैं। टोटल 1700 शहीद हुए थे परसों तक। 1700 के बाद आप देखिए, जिस दिन यहां मुज़ाकरात हो रहे थे उसने इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन की है कि एक दिन में, वन डे में, एज कंपेयर टू 1700, एक दिन में उसने 360 लोग शहीद किए और 2000 के करीब जख्मी किए। तो उसका क्या मतलब है? तो वो हर वो चीज कर रहा है जो डिस्ट्रैक्ट कर सके, इसको कैप्चराइज कर सके। और वो ये भी नहीं चाहता, वो समझता है कि जब तक सीज फायर हो मैं इतना ज्यादा हिजबुल्लाह को नुकसान कर दूं सिर्फ इसलिए कि ये अंडर द गाब ऑफ जिस तरह ऑपरेशन रोकने से पहले, इससे पहले कोई फॉर्मल सीज फायर हो जाए जिसका लेबनान भी हिस्सा बन जाए, तो वो अपने मकसद पूरे कर ले। बड़ा अफसोसनाक बात है। और जाहिर है ये सबसे ज्यादा मेरा भी कंसर्न भी यही है कि शायद अमेरिका मुज़ाकरात पर राजी हो जाए, लेकिन इजराइल नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कंक्लूड हो पाए किसी तरह। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, इन तमाम मामलात में जो सबसे अहम खबर आई वो सऊदी वजीर खजाना का दौरा पाकिस्तान और अब वजीर आजम का एक्सपेक्टेड दौरा सऊदी है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी तैयारों और अफवाज की मौजूदगी को क्या हम एक नया दिफाई मोड समझें? इस पाकिस्तान इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू किंगडम दैट वाज प्रीवियसली मैनेज्ड बाय वेस्टर्न पावर्स? जी, एक ये ओपनिंग तो उसी वक्त हो गई थी जब हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। नंबर वन, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी दिफा करना पड़ा सऊदी अरब की सॉवरेनिटी का, खास तौर पर आप नोट करें हमारे तमाम मुसलमानों की ग्लोबली एक इमोशनल कनेक्टिविटी है हरमैन शरीफैन की वजह से, और हम एजाज समझते हैं कि हम उस स्पेस को प्रोटेक्ट करने पे अपना हिस्सा डाल सकें। नंबर वन। नंबर टू, आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमें एक ऑब्लिगेशन भी है, एक ब्रदरहुड बॉन्डिंग भी है। और ये जो हमारे कंटीजेंट गया, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मेरी कंसर्न कॉरिडोर में बात हुई है, हमने कोई ऑफेंसिव नेचर का नहीं भेजा। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बुनियादी तौर पर आप सब जानते हैं, हमारी ट्रेनिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत है, हमारे जो फाइटर जहाज गए हैं वो बेसिकली सऊदी अरब की सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन के लिए गए, किसी एयरक्राफ्ट के खिलाफ नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब का हक का मतलब है किसी और के खिलाफ है। हम सऊदी अरब की फेवर में गए हैं, ना कि किसी और स्पेशली ईरान के खिलाफ गए हैं। तो ये एक ऑब्लिगेटरी भी है, प्राइड भी है, और सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा, हम कोई इंट्रूजन या किसी और मुल्क की सरहद को पेनिट्रेट करने के लिए नहीं गए। हम एक सोवरेनिटी के दिफा के लिए गए, जो हमारा बॉन्डेज भी था, और जाहिर है जैसे मैंने कहा कि हमारी रिलीजियस इमोशनल अटैचमेंट भी है इस कॉज के साथ। तो ये इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये कोई ऑफेंसिव नेचर लेकिन सर, एक चीज तो है कि पाकिस्तानी तैयारों की मौजूदगी सऊदी बेसिस में इसराइल के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। क्या ये महज दिफा है, या हम कह सकते हैं कि अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ पैन इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल, जिसमें इसराइल के लिए किसी मुहिम जोई की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि तुर्की की जानिब से भी इसराइल को लेकर सख्त बयान सामने आ रहे हैं?
चलिए देखिए, अब तो हमारे सऊदी या मिडल ईस्ट के दूसरे जो ममालिक ब्रदरान हैं उन्होंने जी। फैसला करना है। एक एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन तो उनको आ गया है कि अमेरिकी अड्डे जो 30-30 साल से यहाँ पर थे वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बने बल्कि सोर्स ऑफ लाइबिलिटी बन गए। वो एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गए जब आया, जहां से जब वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन हो रही थी क्रिएट, तो वो ईरान ने उसको लेजिटिमेट टारगेट समझ के उनको अटैक किया। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म तो आई एम श्योर इन तमाम जीसीसी ममालिक में आया होगा कि आप जब तक अमेरिका या इसराइल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, इसलिए नहीं कि हम कोई आउटसोर्स करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉमनैलिटी हमारी जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, जी। हमारा कॉमन पर्पस है। इसराइल एक कॉमन एनिमी है सारे रीजन का भी, हमारा भी। इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ आपने देख लिया वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए, 26 फरवरी को गए, 28 को अमेरिका इसराइल ने हमला कर दिया 48 घंटे के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां जाकर क्या कहा, उन्होंने इसराइल को कहा कि आपकी जो पेन है वो हमारी पेन है। तो मैं सबसे कहता हूं कि इसका मतलब है कि जो इन्होंने पेन कही, जब आप इसराइल की पेन को ओनरशिप दे देंगे तो इसका मतलब फलस्तीनियों की पेन को तो ऑनरशिप नहीं दे सकते आप, इकट्ठी तो नहीं, दो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स को आप पेन अपनी। तो इसका मतलब है इन्होंने इसराइल के हमायत में फलस्तीनियों की कॉज को डंप कर दिया। तो आई थिंक ये तो सारे का सारा नजर आ रहा है कि इसराइल को रेलेवेंस कम होती जा रही है, इंडिया अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गया। फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको तेल लेने की इजाजत दे दी रूस से, तो उसका सारे मतलब अनफोल्ड करें कि नेतन्याहू ने ही सारी कंट्रीब्यूशन की है। फिर आज तक 15,000 के करीब स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के ऊपर पिछले 40 दिनों में, अभी तक चाबहार के पोर्ट पर हमला नहीं किया गया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि कोलैबोरेशन कहां तक जा रही है। सही सर, खलीज में बदलता हुआ दिफाई मॉडल अब अमेरिका के बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ झुक रहा है। क्या ये मोदी और नेतन्याहू की मुश्तरका सफारती शिकस्त है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए जो जाल बुन रहे थे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी की वजह से टूट गया है? चलिए, मैं तो ऑन द लाइटर नोट कहता हूँ, क्योंकि सारा दिन सीरियस बातें हम करते हैं सारे, तो मैं ऑन द लाइटर नोट कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो 2-3 दफा गलत बस में बैठ गए। अच्छा। जैसे आपको गलत बस कहीं और जा रही है और आपको रास्ते में एहसास हो कि ये बस वहां जा ही नहीं रही है। मई 2025 में उन्होंने यही किया था, उन्होंने भावलपुर हमले करके कहा था कि पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया, उस वक्त उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। फिर उसके बाद अमेरिका से कन्फ्रंटेशन कर ली, वो टैरिफ की थ्रेट पूरा साल बर्दाश्त करते रहे। फिर अब उन्होंने रिकवर करने के लिए नेतन्याहू का सहारा लिया, वहां जाकर उन्होंने ये समझा था क्योंकि जंग आया चाह रही है और खुदा न खासा चंद दिनों में ईरान पर कब्जा हो जाना है, ईरान अमेरिका का और इसराइल का, तो फिर मेरी बहुत ज्यादा वाह हो जाएगी, मेरी गुडविल क्रिएट होगी, मैं तो ऑलरेडी साइड ले चुका हूँ। जब उन्होंने वो साइड ली तो ईरान ने जो परफॉर्म किया वो तारीख का हिस्सा है। फिर एक और वर्स्ट सिनेरियो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है, वो बहरी जहाज जो उन्होंने भेजा था गुडविल का ईरान ने इंडिया, जिसमें इंडियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे, वो बहरी जहाज डुबो दिया गया। जाहिर है ये बहुत बड़ी सफा गलती थी इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की कि उस जहाज को बजाय अपने पास मेजबानी का रखते, उनको जेस्चर देते रहते, या अमेरिका से हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेकर उस शिप को जाने देते, उन्होंने जाने दिया। श्रीलंका के पास जाकर उनके अमरीकी टॉर्पीडो ने मारा, सबमरीन से उसको तबाह कर दिया, उसको डुबो दिया। फिर जब लोग डूब रहे थे ईरानी सारे, तो इंडिया नहीं रेस्क्यू के लिए गया, श्रीलंका गया। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इंडिया ने तो अपने लिए खुद ऐसा गड़ा खोदा जिसके अंदर गिर गए, मिस टाइम की अपनी फॉरेन पॉलिसी को और मिस टाइम की अपनी तमाम डिप्लोमेटिक चैनलाइजेशन जो उन्होंने की, मिस अलाइंड थी और इल टाइम थी मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। और भारत ने ईरान में जो चाबहार पोर्ट इसलिए ली थी ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर सके, मगर अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका खुद इस्लामाबाद के दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब खुद गवादर में रिफाइनरीज लगा रहा है। तो ये क्या मोदी सरकार के लिए ये डिप्लोमेटिक रेलेवेंस का मकाम नहीं है कि खित्ते के इतने बड़े फैसले में भारत कहीं भी नजर नहीं आ रहा? क्या माजी में कभी भारत की सफारतकारी पर इतना बुरा वक्त आया है? आप माजी की बात कर रही हैं तो फिर मैं 2-3 चीजों से माजी का सहारा ले लेता हूं। माजी में ये देखिए, वो इंडिया है जब मिसेस इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, वियतनाम की जंग हो रही थी, 21 साल तक जंग चली थी, 1954 से 75 तक। जितने सुदूर आए अमरीकी, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी पर बहुत प्रेशर डाला कि आप हमारा साथ दें जंग में, अपने ट्रूप्स भेजें वियतनाम के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी ने कहा था ये अनजस्टिफाइड वॉर है, मैं इसमें नहीं भेज सकती, नंबर 1। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 70 से 2003 में आ जाए, जब सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटना था अमेरिका में, अमेरिका ने उलटना था, तो अमेरिका ने फिर कहा इंडिया को, और उस वक्त वहां थे वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे कहा गया कि अपने ट्रूप्स भेजें, तो उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि ये अनजस्टिफाइड वॉर है। मैं उस इंडिया को जानता हूं जिसके फलस्तीन के साथ हमसे ज्यादा गहरे ताल्लुकात थे। जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात थे, वो प्राउडली इंडिया के ज्यादा करीब थे।
मैं तो उस फलस्तीन को जानता हूं जिसके तकरीबन 80,000 लोग शहीद कर दिए गए, तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया इसराइल को। तो अब ये जो यूटर्न किया है, ये तमाम की तमाम 78 साल जो पॉलिसी थी, जो जस्टिफाइड थी, जो फलस्तीनियों के हक में थी, उसको रोंद डाला अपनी सिर्फ एक लोकलाइज्ड किस्म की एक रेलेवेंस के लिए जो हुई है। और मिस टाइम, जैसे मैंने कहा कि ये इंडिया वो है ही नहीं जो मिसेस इंदिरा गांधी के जमाने में था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने में था, उसके बाद आने वाले वक्तों में यासिर अरफात के तकरीबन इतने सालों में था। तो आई थिंक ये हिस्ट्री से मैंने इसलिए कनेक्ट किया कि आपके व्यूअर जो नौजवान हैं वो बेहतर समझ सकें कि ये एक इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा एक एसेट खोया है, जो ईरान की बहुत दोस्ती थी। फिर जो अगर कसर रह गई थी, तो ये जो शिप डूब गया उनका, वो जी। ईरानियों को बहुत समझ आई होगी। और आखिरी बात, जो चाबहार पोर्ट मिसयूज हुई थी पिछली जंग में भी, जो मुसाद के एजेंट्स इसके थ्रू पेनिट्रेट हुए थे हाँ अंडर जी। द गार्ब ऑफ इंडियन लेबर, वो भी हम सब जानते हैं, हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया ने भी हमें बहुत फेवर किया है कि हम रेलेवेंट हुए अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मई से लेके इस अप्रैल तक। बिल्कुल सही सर। दो बातों में हम ये कैसे फर्क करें कि हालिया जो हालात में इसराइल और भारत पर जो बुरा वक्त आया है, क्या ये पूरे भारत और इसराइल को ले डूबेगा या सिर्फ मोदी और नेतन्याहू की रजीम के खात्मे का वक्त है? देखिए शजिया, दुनिया में जब भी मुल्कों को सफर करना पड़ता है या मुल्क प्राउड होते हैं, वो अपने लीडर्स की डिसीजन मेकिंग पर होते हैं। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, दो लीडर्स का मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी का और अटल बिहारी वाजपेयी का, जी। वो अपहोल्ड किया उन्होंने मॉरल वैल्यूज को, एथिक्स को, मोरालिटी। तो आज मैं उनका अच्छे लफ्जों में नाम ले रहा हूँ। तो जो लीडर जिंदगी में सही फैसले करते हैं अपनी कौमों की, वो पहचाने जाते हैं। चाहे वो कायदे आजम हो, चाहे आने वाले वक्तों में डिसीजन मेकिंग दी, हमारा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का धमाका करने का जितने लीडर्स हमारे इन्वॉल्व थे, आज हम उनको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। तो लीडर्स अगर अच्छा फैसला करते हैं तो कौमों की आने वाली दिहाइयों पर उसका असर होता है। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैं याद इसलिए कर रहा हूँ और मोदी साहब को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उन्होंने फैसलों में तजाद है इनके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चले जाएंगे तो इनको इंडियंस 1.4 बिलियन तो नहीं चाहते होंगे कि इसराइल का साथ दिया जाए। बहुत ज्यादा मेजोरिटी वो होगी जो चाहते होंगे कि हम हक का साथ दें, फलस्तीनी मजलूम है उनका साथ दिया जाए। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया है, तो आने वाले वक्तों में इंडिया को एज अ नेशन क्रिटिसाइज किया जाएगा। हालांकि मैं जैसे कर रहा हूं कि 1.4 बिलियन लोग तो नहीं चाहते कि हम फलस्तीन का साथ छोड़ दें। तो लीडरशिप के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कौमों के सामने आते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।